Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. आज के इस वीडियो में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आगे बढ़ाएंगे और आज लगभग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम खत्म करेंगे। क्लियर है ना। देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो पार्ट्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिए थे। हमने फ्यूजन पढ़ लिया था, बडिंग पढ़ लिया था, हमने फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन और स्पोर फॉर्मेशन भी पढ़ लिया था। यानी टोटल हमने 5 पढ़ लिए थे ना। उसके 5 मोड्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था डिटेल में। आज हमें छठा और सातवां इसे कंप्लीट करेंगे ओवरऑल। क्लियर है ना। और नेक्स्ट डे से फिर हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी पहले कहाँ, प्लांट में, फिर कहाँ, एनिमल में। यानी आज हमारे इस चैप्टर का सेकेंड पोर्शन खत्म होगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अब, ठीक है। और यहाँ पे नंबर कौन सा लगाओगे, 6 ना, 6 नंबर लगाओ। वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्लियर है। सो देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन देख लो। बेसिकली ये प्लांट में पाया जाने वाला रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बेसिकली। जिसमें क्या होता है कि वेजिटेटिव पार्ट्स पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन में। अब ये देखो मैंने क्या बोला, वेजिटेटिव पार्ट्स। सो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ गया कि सर ये वेजिटेटिव पार्ट्स होते क्या है, ठीक है ना। सो देखो नॉर्मली तुम जानते होगे कि प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होने का काम है ना, वो बेसिकली सीड का है, ठीक है ना। लेकिन सीड के अलावा अगर कहीं और से रिप्रोडक्शन हो रहा है, किसी दूसरे पार्ट से रिप्रोडक्शन हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट्स। इसमें तुम्हारे लीफ आ जाते हैं, स्टीम आ जाते हैं, रूट आ जाते हैं। क्लियर है ना। तो ये सब बेसिकली इसके वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं। ओके, सो इतना समझ गए। मैं इसे लिख भी दूंगा बाद में। सो देख लेना, यहाँ पे सिंपल सा डेफिनेशन लिख लेना, लिख लो इस तरीके से। इट इज अ मोड ऑफ asexual reproduction found in higher plants। क्लियर है ना। इट इज मोड ऑफ asexual reproduction जो कहाँ पाया जाता है, तो हायर प्लांट्स में पाया जाता है। इसी में आगे लिखोगे in which new plants are formed from the vegetative parts। क्या बोला मैंने, वेजिटेटिव पार्ट्स। अब ये वेजिटेटिव पार्ट्स में क्या क्या है, लाइक जैसे स्टीम हो जाएगा, लाइक जैसे लीव्स हो जाएंगे, लाइक तुम्हारे रूट्स हो जाएंगे, है ना। तो etc। वेजिटेटिव पार्ट्स मतलब कि अदर देन सीड। चाहो तो आप इसे समझने के लिए साइड से लिख सकते हो। वेजिटेटिव पार्ट्स का मतलब क्या हो गया, अदर देन सीड्स के अलावा कोई दूसरा पार्ट से यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो रहा है। क्लियर है ना। जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो सीड नहीं कर रहा है। नॉर्मली तो सीड से ही ना जर्मिनेशन होता है प्लांट का, लेकिन यहाँ पे सीड का कोई भी इन्वॉल्वमेंट देखने को नहीं मिलेगा। देखो अभी तक हमने सीड बनाया ही नहीं है। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे ना प्लांट में, जब फ्लावर्स वगैरह देखेंगे, तो फिर फ्लावर से हम लोग बेसिकली आगे बढ़ाएंगे और उसमें फिर मेल गैमेट फीमेल गैमेट देखेंगे, फिर फ्यूजन करेंगे, तब ना हमारा सीड बनेगा, बेसिकली फ्रूट बनेगा बेसिकली। यहाँ पे तो अभी कुछ भी नहीं बना है, ठीक है। सो ये नॉर्मली प्लांट में देखने को मिलता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स लिख लेना। इट टेक्स प्लेस इन, देखो सबसे पहले तो पोटैटो में होता है। तो पोटैटो में किसके थ्रू होता है, तो स्टीम के थ्रू होता है, याद रखना। दूसरा देख लो स्वीट पोटैटो है। स्वीट पोटैटो में तुम्हारा किससे होता है, तो रूट से होता है, ठीक है ना। और एक लिख लो ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम को पता है हिंदी में क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइलम में कहाँ से होता है, तो इसमें लीफ से होते हैं। पढ़ेंगे हम इसे भी, ठीक है ना। ब्रायोफाइलम को हिंदी में पत्थर चट्टा बोलते हैं। नहीं, आपको शायद पता नहीं होगा, क्या करे, नाम ही है उल्टा पुल्टा सा। सो ये समझ गया ना। ये कुछ एग्जाम्पल है बेसिकली, इस एग्जाम्पल को लिख लोगे। इतना समझ में आया आपको, इतना समझ गए तो अब लिख लो टाइप्स, ठीक है ना। तो नीचे अभी स्पेस बच रखा है,
तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और देखो टाइप्स तो ऑलरेडी तुम्हें पता है ना कितने होते हैं, भले ही उसके बारे में पता नहीं हो, लेकिन टाइप्स तो मैंने फर्स्ट वीडियो में ही यानी 0 नंबर वीडियो में ही बतला दिया था। सो फर्स्ट इज कटिंग, सेकंड इज लेयरिंग एंड थर्ड इज ग्राफ्टिंग। क्लियर है ना? सो यहाँ पे 3 हो गए हैं, तीनों लिख लो, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। और इसे जल्दी से नोट करो। फिर क्या करता हूँ मैं, तो अभी से इरेज करूंगा पहले और उसके बाद शुरू करूंगा कटिंग, कटिंग फिर लेयरिंग। लेयरिंग में टाइप्स भी देखेंगे, 2 तरह के लेयरिंग होते हैं, वो मैंने बताया नहीं था आपको पहले, है ना? फिर ग्राफ्टिंग भी देखेंगे और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसे वहीं पे नोट करते चलेंगे। तो इसे जल्दी से नोट करो। चलो मैं साइड हो रहा हूँ, ठीक है? हो गया ना ये? देखो मैं साइड होता हूँ ना, तो तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना? स्क्रीनशॉट तो आता है ना करने, या वो भी मैं ही सिखाऊं? उसके लिए फिर टेक्निकल गुरुजी हैं नहीं यूट्यूब पे, उनको देखा करो। चलो तो इतना समझ में आया आपको? तो अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे कटिंग। क्या देखेंगे? कटिंग देखेंगे। और देखो ध्यान से देखो, हम तीनों को पहले देखेंगे, कटिंग देखेंगे, फिर लेयरिंग देखेंगे, फिर ग्राफ्टिंग देखेंगे, और फाइनली ना हम एक मतलब की पॉइंट पे पहुंचेंगे कि जहां पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन का फायदा क्या है, इसका एडवांटेज क्या है। क्लियर है ना? तो वो सबसे लास्ट में, पहले हम लोग सिंगल सिंगल देख रहे हैं, ठीक है? कटिंग देख रहे हैं, ग्राफ्टिंग देख रहे हैं, लेयरिंग देख रहे हैं, जो कुछ भी है उसे देखेंगे। क्लियर है? तो लिख लेना, इसमें लिख लो पॉइंट बना के, it is a very common method of growing crops। ये ऐसे मत लिखो, ऑफ रिप्रोडक्शन लिख लो सिंपली, है ना? नहीं तो फिर कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, फिर तुम समझ नहीं पाओगे। तो सिंपल सा ही लिखो, इट इज कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन practiced by many gardeners। गार्डनर समझते हो ना, जो माली होते हैं, नहीं, जो गार्डन की रखवाली करते हैं। सो बेसिकली गार्डन में ही तो कटिंग बेसिकली रूप से, मतलब ज्यादा करके गार्डन्स वगैरह में अप्लाई किया जाता है, ठीक है? अब देखो इसमें करते क्या है वो समझो। इसमें क्या करते हैं ना कि हम किसी वेजिटेटिव पार्ट को प्लांट से अलग करते हैं और उसके रूट में डाल देते हैं। सिंपल, बहुत ही सिंपल है, ठीक है? प्लांट के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट को, अब देखो ये डिपेंड करेगा, अलग अलग प्लांट में उसके अलग अलग वेजिटेटिव पार्ट्स लेने पड़ेंगे हम। क्लियर है ना? ऐसा नहीं है कि सभी में सेम ही प्रोसेस होगा, सभी में सेम ही वेजिटेटिव पार्ट्स होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर तुम्हें स्वीट पोटैटो में करना है ना कटिंग, तो उसके रूट को लगाना पड़ेगा तुम्हें, और अगर तुम्हें रोज में करना है ना कटिंग, तो उसके स्टीम को लगाना पड़ेगा तुम्हें। क्लियर है? उसके रोज में तुम्हारे रूट से नहीं होंगे। अगर तुम्हें और भी कहीं कहीं करना है तो उसके अलग अलग होंगे, वो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो भी है ना, बस उतना ही याद रखो, 2-3 तुम्हारे लिए तो काफी है ना। तुम्हें कौन सा गार्डनर बनना है क्या? नहीं ना? ठीक है, तो यहाँ पे समझो, 1 मिनट। हाँ, हम लोग क्या देख रहे थे कि इसमें करते क्या है, तो हम किसी भी वेजिटेटिव पार्ट को, वो भी डिपेंड करेगा, ठीक है ना? ऐसे ही किसी भी कोई नहीं, ठीक है? सो एक वेजिटेटिव पार्ट को हम प्लांट से अलग करते हैं और उसे रूट में लगा देते हैं, सिंपल सा। अब देखो, लेकिन इसमें अगर प्रोसेस में थोड़ा बहुत मतलब चांसेस ग्रोथ का बढ़ाना है हमें, कि मतलब जैसे देखो मैं बोल क्या रहा हूँ कि जैसे मैंने एक स्टीम निकाल लिया मान लो रोज प्लांट का, और उसे मैंने रूट में लगा दिया, जरूरी है क्या कि वो ग्रो कर जाएगा? नहीं ना, उसके लिए हमें कुछ प्रिपरेशन भी करना पड़ेगा, दैट इज सॉइल्स वगैरह प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह डालना पड़ेगा। और कभी कभी ना कटिंग, मतलब कि कटिंग वाले पार्ट को रूट में लगाने के पहले उसके जो पार्ट्स होते हैं ना, उसे मतलब जिस भी पार्ट को रूट में डाल रहे हैं उसे सबसे पहले हम प्लांट हार्मोन में डिप कर देते हैं। प्लांट हार्मोन तो पढ़ रखे हो ना, बेसिकली प्लांट में कौन से ग्रोथ हार्मोन्स में, ठीक है ना? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन्स वगैरह।
तो उसमें हम उसे डाल देते हैं और फिर वहां से निकाल के और तब जाके उसको रूट में लगाते हैं। तो इससे क्या होगा, उसके मतलब ग्रोथ का जो चांस है ना कि वो सरवाइव करेगा ही करेगा, वो चांस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, अपलिफ्ट हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा होगा आपको बेसिकली, है ना। सो सिंपल सा लिखना है इसमें, इन दिस प्रोसेस, in this process a vegetative part of plant is taken। क्लियर है ना, एक वेजिटेटिव पार्ट वहां से तोड़ के हम ले लेते हैं एंड rooted into the soil separately, और इसे हम सेपरेटली सॉइल में अलग से किसी दूसरे जगह पे जाके, रूटेड मतलब क्या, उसे लगा देते हैं, जमीन में लगा देते हैं, सिंपल सा उसे यही बोलोगे ना, रूटेड इन द सॉइल सेपरेटली। क्लियर है। सो बस यही प्रोसेस है तुम्हारे कटिंग का, ठीक है। लेकिन यहीं पे नोट्स बना के लिख लोगे, यहीं पे एक नोट बना के पॉइंट लिख लोगे, लिख लेना, sometimes the cut part is dipped into plant hormones before it is rooted इन द सॉइल में रूट करें उससे पहले कभी कभी क्या करते हैं, तो इस कट वाले पार्ट को हम प्लांट हार्मोन में डिप कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं समझ रहे हो ना, ताकि जो उसका जो सक्सेस रेट है ना, सक्सेस रेट है वो बढ़ जाए। फेल्यूर रेट मतलब 0% लगभग रहे या फिर बहुत कम रहे। तो इतना समझ में आया आपको। तो अब क्या करो, एग्जाम्पल्स लिख लो इसमें, नहीं तो एग्जाम्पल्स में लिख लेना, जैसे शुगर केन में याद करो, एक शुगर केन होते हैं, उसके ढेर सारे पार्ट्स में कट कर देते हैं और उन्हीं कट वाले पार्ट्स को हम अलग अलग में लगा देते हैं। सिंपल है ना। तो एक शुगर केन से 10 नए शुगर केन बन जाते हैं, ठीक है ना। शुगर केन में तो किसका यूज कर रहे हैं हम, स्टीम का यूज कर रहे हैं, ठीक है। एक और लिख लो, बोगेनविलिया। ये देखो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है ना। सो बोगेनविलिया में भी बेसिकली हम स्टीम ही लगाते हैं, ठीक है ना। एक और लिख लो, रास्पबेरी। इसमें क्या लगाते हैं, तो हम रूट लगाते हैं, ठीक है ना। सो ये सब एग्जाम्पल क्या करोगे, याद रखोगे, ठीक है ना। इसमें कर क्या रहे हैं, सिंपल सा प्रोसेस है, बस कट पार्ट को रूट में लगा देना है, सिंपल सा। और देखो सिर्फ लगा के छोड़ नहीं देना, उसे बीच में देखते भी रहना है भाई, वो तो कॉमन सेंस है ना। यहाँ पे तो हम बस मेथड पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे अब तुम्हें सारा चीज थोड़ी ना सिखाएंगे, यहाँ पे एग्रीकल्चर सिखा थोड़ी ना रहे हैं तुम्हें, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया आपको, इसे जल्दी से नोट कर लो, फिर लेयरिंग बतलाता हूँ, इतने में हो नहीं पाएगा बेसिकली, ठीक है ना। मैं यहाँ साइड हो रहा हूँ, तो हो गया होगा अब ये, है ना। इससे मैं इरेज कर देता हूँ। और अब क्या देखेंगे हम लोग, कटिंग हो गया ना, अब लेयरिंग देखेंगे। लेयरिंग देखना इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान से देखना, कटिंग तो ऐसे ही था। अब देखोगे यहाँ पे दूसरा नंबर है ना, दूसरा क्या है हमारा, लेयरिंग है। सो लेयरिंग में सबसे पहले देख लो, पहले समझ लोगे क्या करते हैं, फिर बाकी मैं लिखवा दूंगा। देखो लेयरिंग में क्या करते हैं, जैसे मान लो एक पेरेंट प्लांट है, क्लियर है ना। तो पेरेंट प्लांट में हम कुछ टेक्निक्स यूज करके उसमें एडवेंटिशियस रूट का डेवलपमेंट करते हैं। अब ये एडवेंटिशियस रूट क्या होता है सर, पहली बार सुन रहे हैं, है ना। देखो एडवेंटिशियस रूट मैंने क्या बोला, मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, फिर तो मैं बतलाऊंगा ही ना। एडवेंटिशियस रूट्स, तो वैसे रूट्स ना जो स्टीम्स वगैरह में ग्रो कर जाते हैं, ठीक है, उसी को हम एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। जो एक्स्ट्रा रूट समझते हो ना, देखो रूट का बेसिकली मतलब क्या होता है, जो सॉइल के अंदर हो, क्लियर है ना। लेकिन जो एक्स्ट्रा रूट्स निकल जाते हैं, कभी कभी तुम्हें देखने को मिलेगा अलग अलग पार्ट्स में रूट निकल जाते हैं, सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट, क्लियर है ना। सो एडवेंटिशियस रूट समझ गए। अब देखो समझो,
लेयरिंग वाले में एडवेंटिशियस रूट का ही यूज होगा। हम लोग कुछ टेक्निक्स का यूज करके स्टीम में एडवेंटिशियस रूट ग्रो करवा लेते हैं, इंड्यूस करवा लेते हैं, क्लियर है ना। फिर उसे पेरेंट बॉडी से अलग कर देते हैं, जहां जिस भी पार्ट में एडवेंटिशियस रूट का ग्रोथ होता है ना, उसे पेरेंट बॉडी से काट के अलग कर देते हैं और उसे फिर हम एज ए न्यू इंडिविजुअल, एज ए मतलब कि अलग से एज ए इंडिविजुअल उसे हम ग्रो करवा लेते हैं सॉइल में। सो दिस इज कॉल्ड लेयरिंग। अब लेयरिंग में दो तरीके से होता है। द फर्स्ट वन इज मोल्ड लेयरिंग एंड द सेकंड वन इज एयर लेयरिंग, क्लियर है ना। सो मोल्ड लेयरिंग में क्या करते हैं कि प्लांट को इस तरीके से नीचे झुकाते हैं, जो लोअर स्टीम मतलब जो लचीले वाले प्लांट होते हैं बेसिकली उसमें किया जाता है, नीचे की ओर झुकाते हैं, उसे सॉइल में उसके थोड़े से पार्ट को हम डिप कर देते हैं, ठीक है। तो और वहां पे न्यूट्रिएंट्स वगैरह डाल देते हैं हम, ठीक है ना। अब क्या होगा उस वाले पार्ट्स में जिसे मैंने सॉइल में डिप किया है, अभी मैं डायग्राम भी बनाऊंगा, अभी बस सुनो, ठीक है। एक बार बस बेसिक आइडिया, फिर बताऊंगा, फिर डायग्राम बनाऊंगा, दो बार तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है ना, तो याद भी हो जाएगा। तो बस सुनते रहो। सो कुछ पार्ट को मैंने जमीन में डाला इस तरीके से, देखो जैसे मान लो ये ऐसे प्लांट था, ठीक है ना हमारा, इसमें से कुछ लचीले जो लीफ स्टीम थे ना, उसे मैंने क्या किया इस तरीके से ऐसे बेंड कर दिया नीचे, ठीक है। अब ये देखो सॉइल के अंदर चला गया इतना सा पार्ट, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ से कुछ इसमें रूट्स निकल जाएंगे, आ रहा है समझ में। फिर क्या करेंगे ना, हम इसे यहाँ से कट कर देंगे, तो ये तो फिर से देखो अपना पोजीशन में आ गया, लेकिन यहाँ से अब एक नया ग्रो कर गया ना, आ रहा है समझ में, क्लियर। सो यही बेसिकली मोल्ड लेयरिंग होता है। लेकिन सारे प्लांट मतलब फ्लेक्सिबल हो जरूरी है क्या, कुछ हार्ड भी तो होते हैं ना। सो जो फ्लेक्सिबल प्लांट्स नहीं हो और उनमें अगर हमें लेयरिंग करना है, तो वहां हम क्या करेंगे, एयर लेयरिंग करेंगे। अब एयर लेयरिंग में क्या करेंगे, जैसे मान लो ये देखो ऐसे ब्रांचेस निकले हुए हैं, ठीक है। सो इस ब्रांचेस में क्या करेंगे, हम यहाँ पे मिट्टी डाल देंगे, लेकिन मिट्टी डालने के पहले क्या करेंगे ना, इसके जो साइड से जो बार्क होते हैं ना, ये जो जैसे ये इसके ऊपर एक मान लो एक लेयर होता है ना तुम्हारा, ये ऊपर से इस तरीके से, ठीक है। सो इस लेयर को हम कुछ दूर के लिए इस तरीके से हम, ये देखो मैंने 3D इसे इमेजिन करो, 3D क्लियर है ना पूरा पूरी। सो चारों तरफ से मैंने उस वाले लेयर को काट लिया है, यानी वहां से मैंने हटा लिया है, क्लियर है ना। अब इसे इस मिट्टी में पैक कर देंगे, ठीक है, यहीं पे एयर में ही, आ रहा समझ में। अब यहाँ पे भी कुछ हार्मोन्स वगैरह का जरूरत पड़ेगा, वो अप्लाई कर देंगे हम, तो यहाँ पे भी क्या होंगे, इस वाले पार्ट्स में ऐसे छोटे मोटे एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो कर जाएंगे, आ रहा समझ में। यहाँ से क्या हो जाएगा, एडवेंटिशियस रूट ग्रो कर जाएगा। अब इसे यहाँ से कट कर लेंगे, ठीक है, इस वाले पार्ट से कट कर लेंगे और इसे हम ले जाके कहीं और लगा लेंगे, सिंपल सा। इसमें तो लगाना भी नहीं पड़ा, या फिर इसमें भी तुम चाहो तो कहीं और लेके जाकर लगा सकते हो, क्लियर है ना, क्योंकि बेसिकली इसमें एडवेंटिशियस रूट आ चुके हैं। तो प्लांट को बस दो ही चीज तो चाहिए, रूट चाहिए और सूट चाहिए। सूट मिल ही गया, रूट मिल ही गया, इसे अलग से लगा लो कहीं पे, फोटोसिंथेसिस भी चलना शुरू कर देगा, क्लियर है ना, क्योंकि लीव्स भी तो होंगे ही सूट में। तो बेसिकली ये दो होते हैं तुम्हारे लेयरिंग। अब तो शायद थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, जिसे नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं समझाऊंगा। तो लिखना यहाँ पे, इन दिस प्रोसेस, ऐसे लिख लो, इन दिस प्रोसेस एडवेंटिशियस एडवेंटिशियस एक मिनट, एडवेंटिशियस रूट, ऐसे लिख लो ग्रोथ ऑफ एडवेंटिशियस रूट, नहीं ऐसे ये बेटर होगा, ग्रोथ ऑफ, चलो मैं मिटा के ही लिख देता हूँ, अच्छा नहीं लगता है ऐसे, ग्रोथ ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स इज इंड्यूस्ड, क्लियर है ना। उसमें हम क्या करवाते हैं, ग्रोथ करवाते हैं, किसका, तो एडवेंटिशियस रूट का, क्लियर है ना। इन दिस प्रोसेस ग्रोथ ऑफ एडवेंटिशियस रूट इज इंड्यूस्ड ऑन द स्टेम, क्लियर है ना, स्टीम पे क्या करवाते हैं हम, एडवेंटिशियस रूट ग्रो करवाते हैं। देन इसके बाद देखो क्या करेंगे, देन इट इज डिटैच्ड, देन इट इज डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, इसके बाद इसे क्या करते हैं हम, पेरेंट प्लांट से अलग कर देते हैं, एंड ग्रोन एज ए न्यू इंडिविजुअल,
और इसे फिर एक नए इंडिविजुअल की तरह ग्रो करते हैं। क्लियर है ना? तो यहाँ से क्या हो गया, एक नया प्लांट बना ना हमारा। क्लियर है? लेकिन पुराने वाले भी रह गए हैं, पुराने वाले खत्म नहीं हो गए हैं। ठीक है ना? समझोगे इस बात को? तो यहाँ पे एक नया इंडिविजुअल बन गया एंड दिस इज कॉल्ड लेयरिंग। अब लेयरिंग के टाइप्स देख लेंगे हम। ठीक है ना? तो इसके बाद टाइप लिख लो बेसिकली, है ना? सिंपल सा लिख लो टाइप्स। टाइप्स ऑफ लेयरिंग। क्लियर? देखो लेयरिंग खुद टाइप्स है तुम्हारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। अब लेयरिंग के अंदर हम लोग टाइप्स देख रहे हैं। सो इसमें दो आते हैं बेसिकली, बस नाम लिख लो। MOULD मोल्ड लेयरिंग, और दूसरा क्या लिखोगे, एयर लेयरिंग। याद कैसे रखोगे? देखो मोल्ड को ना ग्राउंड से याद रखना, नहीं मोल्ड ग्राउंड एक जैसा लग रहा है ना, और एयर में एयर ही याद रखना, इसमें कुछ मत याद रखना। अच्छा देखो, एक्चुअली यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी लिख लो, नहीं एग्जाम्पल लिख लो जहाँ पे हो रहा है। जैसे देख लो जैस्मिन लिख लो, ठीक है? जैसे तुम पोमीग्रेनेट लिख लो, आगे ऑरेंज लिख लो, आगे ग्रेप्स लिख लो, आगे ETC लगा लो। ठीक है ना? ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। और टाइप्स में मोल्ड लेयरिंग और एयर लेयरिंग हमें दो पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हेडिंग क्या डालोगे, मोल्ड लेयरिंग। क्लियर है ना? तो लिखना यहाँ पे नंबर 1 या जो भी है, MOULD मोल्ड। तो लिखोगे इसमें, इन दिस प्रोसेस द लोअर एंड फ्लेक्सिबल, देखो फ्लेक्सिबल होगा तभी काम चलेगा, नहीं तो नीचे बेंड ही नहीं हो पाएगा। द लोअर एंड फ्लेक्सिबल स्टीम इज यूज्ड। अब देखो करेंगे क्या, समझना। जिस स्टीम को हम नीचे की ओर मतलब बेंड कर रहे हैं उस प्लांट बॉडी में, उस स्टीम में सबसे पहले जिस पार्ट को हमें सॉइल के अंदर ढकना है ना, उस पार्ट में हम क्या कर लेंगे, उसके लीव्स वगैरह हटा लेंगे वहां से। क्लियर है ना? और हो सके तो अगर उसके ऊपर के थोड़े बहुत जो बार्क वाले एरिया होंगे ना, उसे भी हम थोड़ा बहुत हटा लेंगे। क्लियर है? वैसे यहाँ लिविंग बेसिकली सेल्स होते हैं स्टीम के। हमने क्या मतलब एकदम से अपर वाले पार्ट को बेसिकली यूज कर रहा है, ऐसा नहीं है कि उसके ट्रंक को यूज कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? तो वहां पे होगा भी नहीं बेसिकली। हम ऐसे देखो, एक चीज जरूर दिमाग में रखना, तुम ऐसे पार्ट का यूज करोगे ना इन सब चीजों के लिए जहां मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जहां परमानेंट टिश्यू है, उसका कैसे यूज कर लोगे भाई? परमानेंट टिश्यू डू नॉट डिवाइड, पढ़े हो ना? सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जहाँ पे, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्टीम में हाँ है, लेकिन क्या होंगे मतलब कि सबसे लास्ट पार्ट पार्ट पे ही होगा ना, या उससे थोड़े बहुत नजदीक वाले पार्ट्स में। अब ट्रंक की बात करोगे तो वहां तो परमानेंट ही मिलेंगे तुम्हें, मेरिस्टेमेटिक थोड़ी ना मिलने वाला है। सो ये ध्यान में रखना इस बात को। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लोअर और फ्लेक्सिबल स्टीम को यूज कर रहे हैं। इसमें देखो सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टीम, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, उसके लीव्स वगैरह जो होते हैं ना, उसे हम वहां से रिमूव कर देते हैं। तो लिख लोगे इसमें, लिख लेना इस तरीके से, प्रोसेस लिख लेना, नहीं फर्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल the leaves are removed from that part of steam which is to be used। जिस पार्ट को यूज करना है ना इस लेयरिंग के लिए, उसे हम सब उसमें सबसे पहले जितने भी लीव्स है उसे हटा देते हैं। then it is bend close to the ground एंड इसके बाद क्या करें, इसे कवर कर देंगे हम, नहीं किससे, एंड कवर्ड विथ मॉइस्ट सॉइल। मॉइस्ट सॉइल से क्या कर देंगे, तो कवर कर देंगे। सबसे पहले क्या किया, उसे हमने नीचे मतलब एक तरह से बेंड किया, झुकाया, और ग्राउंड में जाके ना उसे
मतलब मॉइस्ट सॉइल से हमने कवर कर दिया, ग्राउंड तक इसे झुकाया और मॉइस्ट सॉइल से उसे कवर कर दिया। जरूरत पड़ेगा तो यहाँ प्लांट हार्मोन भी देंगे हम, इस पार्ट में प्लांट हार्मोन भी देंगे। आफ्टर सम टाइम इट विल प्रोड्यूस एडवेंटिशियस रूट, क्लियर है ना, और फिर इसे पेरेंट प्लांट से अलग कर देंगे। आफ्टर सम टाइम, after some time it will produce adventitious roots। एडवेंटिशियस रूट यहाँ पे प्रोडक्शन हो गया। अब क्या कर लेंगे, नाउ दिस पार्ट इज डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। नाउ दिस पार्ट इज डिटैच्ड, नीचे दिख रहा है ना आपको, चलो बस एक लाइन ही है, इज डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड ग्रोन, क्या इसे अकेले ग्रोन करवाएंगे, नहीं, एंड ग्रोन इंडिविजुअली, उसे अलग से हम कहीं और जाके ग्रो करवा लेंगे, वहीं पे ग्रो करने देंगे, उससे कोई मतलब नहीं है हम, लेकिन इसका पुराने वाले पेरेंट बॉडी से इसका वास्ता खत्म कर देंगे। ठीक है, डायग्राम खुद से बना लोगे, बुक में दे रखा है बेसिकली, सिंपल सा, क्लियर है ना, इतना बेसिकली समझ गए। अब दूसरा लिख लो, या चलो मैं यहाँ पे बना ही देता हूँ। जैसे देखो सिंपल सा, देखो बस इतने में मैं बतला देता हूँ तुम्हें। ये हमारा हो गया ग्राउंड का सरफेस, नहीं ये हमारा ग्राउंड का सरफेस हो गया। जो भी प्लांट होंगे इसके ऊपर होंगे प्रेजेंट, जैसे मान लो कि बीच में इस तरीके से ढेर सारे मतलब एक प्लांट है जिसके ढेर सारे ऐसे ऐसे ना ब्रांचेस निकले हुए हैं, ठीक है ना, आ रहा समझ में, सिंपल सा बस यहाँ पे समझो। ठीक है, अब एक मिनट, हाँ समझोगे, इसमें ना बेसिकली ढेर सारे लीव्स तुम बना के दिखा सकते हो इसे, मतलब सजाने के लिए, इस तरीके से ऐसे दिखा दो, क्लियर है ना, उसी तरीके से इधर दिखा दो, इस तरीके से, मतलब क्या है, ढेर सारे लीव्स हैं, तुम लोग आराम से बनाओगे, ठीक है ना। यहाँ मैं जल्दी जल्दी बना देता हूँ। अब देखो इसी में से एक पार्ट को मैंने क्या किया, अभी और भी पार्ट है इसमें, मान लो यहाँ से एक ऐसे था, सो इस पार्ट को मैंने क्या किया, यहाँ से इस तरीके से नीचे की ओर लाया और इस तरीके से ऐसे कर दिया। अब इसमें भी ऐसे दिखा दो इस तरीके से लीफ कि उसी के पार्ट्स है भाई, ये कोई नया पार्ट्स नहीं है हमारा, आराम समझ में, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट को यहाँ पे देखो, इस वाले पार्ट को मैंने सॉइल में क्या कर दिया, कवर कर दिया, यहाँ पे मैंने इसे सॉइल से कवर कर दिया। अब क्या होगा, वहां पे ग्रो होगा, फिर हम इसे डिटैच कर लेंगे और उसे अलग से ग्रो करवा लेंगे, तो फाइनली क्या होगा, ये यहाँ पे अगर अलग से ग्रो करवा लेंगे, देखो उधर जगह तो है नहीं, इधर देख लो, तो यहाँ पे इसके रूट्स भी अच्छे से निकल जाएंगे, है ना, और इसके सूट्स भी अच्छे से निकल जाएंगे, आ रहा है समझ में। फिर इसमें और भी इस तरीके से मतलब दूसरे स्टेम्स भी निकल सकते हैं। अब तो ये एक नया प्लांट ही बन गया ना, सिंपल सा, समझ में आ गया होगा शायद इतने से। सो दिस इज कॉल्ड मोल्ड लेयरिंग, इसे जल्दी से नोट करो, मैं साइड हो रहा हूँ, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे एयर लेयरिंग। तो अब इसे इरेज करता हूँ और लेयरिंग में ही देखेंगे, है ना, अभी हम लोग लेयरिंग में ही हैं। सो अब क्या करो, दूसरा लिख लो यहाँ पे, है ना, दूसरा क्या है हमारा, एयर लेयरिंग, नंबर 2 था ना, चलो नंबर 2 ही लगा लो, एयर लेयरिंग। अच्छा एक मिनट, मोल्ड लेयरिंग का एग्जाम्पल तो लिखे ही नहीं ना, इधर मैं लिख देता हूँ, तुम लोग पीछे लिख लोगे, एग्जाम्पल मोल्ड लेयरिंग में जैस्मिन लिख लेना, है ना, जैस्मिन लिख लो एग्जाम्पल में, किसके, मोल्ड लेयरिंग में लिखना, ठीक है। अब हम लोग इधर आ जाते हैं एयर लेयरिंग में। सो देखो एयर लेयरिंग में क्या करते हैं, आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, क्या करेंगे, एक जो स्टीम है ना उसके बार
को, है ना, ए रिंग ऑफ बार्क को वहां पे हम चारों तरफ से हटा लेंगे, रिमूव कर लेंगे। फिर उसे क्या करेंगे, मॉइस्ट सॉइल से कवर कर देंगे, जरूरत पड़ेगा तो प्लांट हार्मोन दे देंगे, क्लियर है ना। और फिर उसे किसी सपोर्ट से हम रैपिंग कर देंगे, ठीक है। उसे मे भी किसी धागे से बांध देंगे हम, या किसी पॉलिथीन से बांध सकते हैं हम, ठीक है ना। उसके अंदर हम प्लांट हार्मोन भी दे सकते हैं, अभी मैंने समझाया क्यों देंगे वो भी समझ में आ रहा है आपको, ताकि चांसेस बढ़ जाए, ठीक है ना। तो ये सब हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट ग्रो करेंगे, उसे मेन प्लांट से अलग करेंगे, उसे अलग जगह पे जाके एज ए न्यू इंडिविजुअल ग्रो करवा लेंगे, ठीक है। इसे लिख लिया ना अपने पुराने वाले में। चलो इसे मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से, नहीं तो फिर इसमें भी चिपका दोगे तुम। तो लिखो हुआ इसमें, in this type of लेयरिंग का ही ना ये टाइप है बेसिकली, a ring of bark, a ring of bark is removed from the stem and it is covered with moist soil, also given some support। क्योंकि ऐसे देखो, अगर मान लो सीधा सावा में ऐसे मिट्टी लगा दोगे तो गिर सकता है ना, तो उसको सपोर्ट देना पड़ेगा। एंड ऑल्सो गिवन सम सपोर्ट बाई रैपिंग कर देंगे इसे, है ना। इसे क्या कर देंगे, तो किसी चीज से हम रैप कर देंगे। रैप मतलब समझते हो ना, जैसे मान लो ये है, सो इसमें मैंने एक पॉलिथीन से चारों तरफ से ऐसे घुमा दिया, सो दैट इज कॉल्ड रैपिंग, ठीक है ना, यानी कवरिंग कर देंगे उसे। सो सम सपोर्ट बाई रैपिंग। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, हाँ ठीक है। क्या होगा, कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट ग्रो कर जाएंगे। एडवेंटिशियस रूट्स ग्रोज इन दैट रीजन, ठीक है। जब एडवेंटिशियस रूट ग्रो कर जाएंगे तो इसे हम अपने पेरेंट प्लांट से अलग कर लेंगे। नाउ दिस पार्ट कैन बी डिटैच्ड फ्रॉम द parent plant and grown as a new individual, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसे फिर एक नए इंडिविजुअल की तरह हम ग्रो कर सकते हैं। इसमें क्या करो, एग्जांपल में लिख लो, जैसे ऑरेंज लिख लो बेसिकली, ठीक है ना। तो यहाँ तक लिखने के बाद तुम्हें एक आइडिया तो मिल चुका होगा कि एयर लेयरिंग हम वैसे जगह करते हैं जहाँ पे कि स्टीम को बेंड करना पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे एक नोट बनाकर लिख लो, एयर लेयरिंग is practiced in those plants whose stem cannot be bent। जिस स्टीम को हम बेंड नहीं कर सकते हैं वहीं पे ये क्या होगा, एयर लेयरिंग होगा। इसमें चाहो तो और भी एग्जांपल दे सकते हो तुम, इसमें तुम पोमीग्रेनेट भी लिख सकते हो, क्योंकि इन्हें अगर हम ज्यादा नीचे करते हैं ना तो फिर टूट सकता है ये, ठीक है। ग्रेप्स भी बेसिकली इसी से होते हैं, ग्रेप्स भी लिख लो इसी में, है ना, ईटीसी लगा लिया करो लास्ट में। तो बस इतना ही था बेसिकली हमें पढ़ना, लेयरिंग। तो यहाँ पे लेयरिंग भी खत्म हुआ। सो हमने कटिंग देख लिया, लेयरिंग देख लिया, एक अभी और बचा है ग्राफ्टिंग, नहीं, इसके बाद माइक्रो प्रोपगेशन भी पढ़ना है। चलो जल्दी से इसे नोट करो, मैं इरेज कर रहा हूँ इसे।
तो अभी यहाँ पे क्या करोगे, नेक्स्ट हेडिंग डालोगे। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारा, तो ग्राफ्टिंग ना। हमारा कटिंग हो गया, लेयरिंग हो गया, और अब हमारा लास्ट बच रखा है ग्राफ्टिंग। ठीक है, सो नंबर 3 या जो भी नंबर है ना, मैं यहाँ पे हैश लगा के लिख देता हूँ। क्या है हमारा, तो ग्राफ्टिंग है। कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। सो ग्राफ्टिंग में देखो क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग भी एक मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें क्या करते हैं कि हम दो प्लांट्स को एज ए मतलब दो प्लांट्स को जोड़ देते हैं आपस में। ठीक है, दो प्लांट्स को हम कनेक्ट कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, और ये दो प्लांट जो होते हैं ना अलग अलग, ये एज ए मतलब कि एज ए सिंगल प्लांट ग्रो करता है। ओके, सो इट इज ए प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ टू प्लांट्स विच ग्रोज एज ए सिंगल प्लांट। एक सिंगल प्लांट की तरह ग्रो करता है। ठीक है ना, इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। बेसिकली मैं अभी समझा रहा हूँ आपको, डायग्राम भी बना के समझा रहा हूँ। सिंपल सा पहले इसके डिफिनेशंस लिख लो, ऐसे लिख लेना, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स। ठीक है ना, विच grows as a single plant। ठीक है, तो सिंपल सा ये एक प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, जिसमें हम दो प्लांट को जोड़ देते हैं, और दोनों प्लांट में मतलब क्या होता है, एक सिंगल प्लांट की तरह वो ग्रो करता है। अब देखो इसमें जब जोड़ रहे हैं ना, तो एक रूटेड पार्ट होगा, एक शूटेड पार्ट होगा। देखो बेसिकली इसमें हमने किया क्या, तो मैं पहले डायग्राम बना के समझाता हूँ, फिर आगे बताऊंगा। देखो मैंने क्या किया, ध्यान से देखना। मेरे पास इस तरीके से एक प्लांट था। ठीक है ना, इसके रूट्स दिखा दो नीचे, सिंपल सा। सो ये मेरा एक प्लांट है, सिंपल सा है। इसके बाद देखो ये एक्चुअली चाहो तो इसे ऊपर तक भी तुम दिखा सकते हो। चलो मैं इसी में दिखा देता हूँ बेसिकली, है ना। ये ऐसे इसके ब्रांचेस वगैरह निकले हुए हैं, है ना। आ रहा है समझ में तुम्हें। ठीक है, सो ये बेसिकली हमारा एक प्लांट है। इसी तरीके से एक और प्लांट है, इसी तरीके से क्या है, एक और प्लांट है। ठीक है, उसे आप इमेजिन कर लो। अब देखो मैंने किया क्या, इस वाले प्लांट में एक और प्लांट था, वो इमेजिनेबल है। ठीक है ना, इस वाले प्लांट में मैंने क्या किया ना, कि यहाँ से ऐसे कट लगाया। ठीक है, तो कट लगाया तो ऊपर वाले पार्ट को यहाँ से हटा दो। ठीक है ना, इन सभी को भी हटाओ यहाँ से बेसिकली, ताकि तुम्हें समझ में आए अच्छे से। ठीक है ना, वैसे ये सब रहते हैं बेसिकली, उन्हें हटाने की जरूरत नहीं है हमें, बस यहाँ समझाने के लिए है। इसमें मैंने कट लगा दिया। अब देखो ऊपर वाले पार्ट का मुझे क्या करना है, उसके यहाँ से छोड़ दो, इसे मैंने फेंक दिया। ठीक है ना, वो जो दूसरा प्लांट था, ठीक है, दूसरा प्लांट में भी ठीक इसी तरह से कट लगाया, लेकिन उसका मैंने ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे ले आया। ध्यान से समझ रहे हो ना। चलो मैं एक और बना ही देता हूँ इधर से। जैसे एक और प्लांट था, तो इससे मैंने कट लगाया, तो ये ऊपर वाला पार्ट यहाँ आ गया है। आ रहा है समझ में, ये ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला जो रूटेड पार्ट था ना, देखो ये रूटेड पार्ट है बेसिकली। ठीक है, सो रूटेड पार्ट इसी में रह गया है, ये वाला पार्ट कट के यहाँ आएगा। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को इस पे रख देंगे। तो देखो अगर ऐसे रखते हैं तो सिंपल सा गिर सकता है ना, तो यहाँ पे जो कट लगाओगे ना, थोड़ा सा क्या ध्यान दोगे कि कट कुछ इस तरीके से लगाना। ध्यान से देखो, कट कुछ इस तरीके से लगाना, ऐसे वी शेप का कट। ठीक है ना, ताकि अगला वाला जब ये वाला पार्ट आएगा, इसे मैं क्या करूँ, रेड से बना दूं, ताकि आपको समझ में आए। सो इस वाले पार्ट को देखो मैंने यहाँ पे रेड से दिखा दिया है। अब तो क्लियर हो गया होगा ना। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को यहाँ पे जब लेके आऊंगा ना, सो उस वाले पार्ट में मैं कुछ इस तरीके का कट लगाऊंगा। आ रहा समझ में, ऐसे पॉइंटेड। क्लियर है आगे का। अब ये वाला पार्ट इसमें मैं फिक्स कर दूंगा, यानी इस तरीके से पार्ट ये वाला क्या हो गया, फिक्स हो गया मेरा। आ रहा है समझ में, ये वाला पार्ट क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब जब फिक्स हो गया ये वाला पार्ट, सीधा हो जा भाई। हाँ, अब सही है, ये वाला पार्ट क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब फिक्स हो जाने के बाद क्या करेंगे ना, इसे हम चारों तरफ से वही सॉइल से इस तरीके से रैपिंग कर देंगे। ठीक है ना, इसे कुछ सपोर्ट दे देंगे। जरूरत पड़ा तो यहाँ पे हम मतलब कि जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं ना, वो भी दे देंगे। अब जब यहाँ से ये दोनों जुड़ जाएंगे, सो यहाँ से मे भी एक नया ब्रांच निकले। क्लियर है ना। अब ये जो ब्रांच निकलेगा ना, तो इसमें दोनों के ही प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होंगे। ठीक है,
यहाँ पे क्या होगा, दोनों के ही प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होंगे। आ रहा है समझ में आपको? ये स्पेशली ना खास करके तुम्हारे फ्लावरिंग प्लांट्स में किया जाता है। तभी तो देखो, फ्लावरिंग प्लांट में इसी का नतीजा है कि आज मतलब हमारे पास सिर्फ जैसे देखो, रोज रोज का जो एक्चुअल कलर होता है वो कैसा होता है, पिंक गुलाबी, ऐसा ही ना शायद, या रेड रोज, है ना? लेकिन अभी क्या है, अभी रेड रोज, व्हाइट रोज, येलो रोज, इवन ब्लैक रोज तक मिल जाता है ना? सो दीज आर बेसिकली द रिजल्ट ऑफ ग्राफ्टिंग। क्लियर है ना? सो ऐसे ही करके और भी दूसरे मतलब प्लांट्स में भी हम कर सकते हैं ग्राफ्टिंग। लेकिन इसमें याद रखने वाला पार्ट ये है, तुम्हें जो याद रखना है वो मैं बतला रहा हूँ। तुम्हें ये याद रखना है कि ये जो रूटेड पार्ट है, ये जो रूटेड पार्ट है जो अभी तक जमीन के अंदर लगा हुआ है, ठीक है ना, इससे हम बोलते हैं स्टॉक। इसे क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। और ये जो ऊपर वाला पार्ट जो कहीं दूसरे जगह से आया है, किसी दूसरे प्लांट का है, दिस इज कॉल्ड स्कियोन, यानी साइकोन। इसको बेसिकली पढ़ लो तुम, ठीक है? देखो, इसे भी भूल जाओगे तुम, ठीक है? तो भूलना नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे तो कंफ्यूज भी नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? देखो, स्टॉक बेसिकली क्या होता है? स्टॉक मतलब समझते हो? मतलब स्टोरेज हाउस, ठीक है ना, कि मेरे पास स्टॉक है, मेरे पास एनर्जी का स्टॉक है, मेरे पास चावल का स्टॉक है, ऐसे बोला जाता है ना नॉर्मल भाषा में, मतलब बहुत ज्यादा है। तो देखो, इसके पास न्यूट्रिएंट का स्टॉक है क्योंकि इसके पास रूट है। तो रूट है तो न्यूट्रिएंट इसको मिल सकता है। इसके पास किसी भी चीज का स्टॉक नहीं है क्योंकि ये बेचारा किसी दूसरे पार्ट से कट के आया है और वो भी ऊपर ऊपर आया है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से याद रख लोगे, क्योंकि साइकोना स्टॉक याद रहता है, लेकिन कौन ऊपर कौन नीचे रहता है ना, ये बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। तो उसे याद करने का मैंने ट्रिक बता दिया। ये स्टॉक है। स्टॉक मीन्स बेसिकली इसके पास स्टोरेज हाउस है। सो स्टोरेज हाउस है तो कभी भी न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होगी क्योंकि यहाँ से रूट कनेक्टेड है। इतना क्लियर है ना? तो यहाँ तक समझ गए? बेसिकली स्टॉक और स्कॉन का, स्क्यून का एक्चुअली डिफिनीशन लिख लोगे, यहीं पे लिख लो, जगह है ना। द पार्ट विच इज रूटेड इन द सॉइल। और इधर क्या लिख लोगे? द पार्ट विच इज फिक्स्ड, विच इज फिक्स्ड ओवर द विच इज फिक्स्ड ओवर द रूटेड पार्ट लिख दो। क्लियर है ना? तो इसे क्या बोल रहे हैं? स्क्यून बोल रहे हैं। अब यहाँ पे बस सिंपल सा ग्राफ्टिंग का एडवांटेज लिख लो, ठीक है? नीचे जगह है, चलो मैं बस क्या करता हूँ, थोड़ा सा इरेज करता हूँ यहाँ पे, ठीक है? इतने में लिख दूंगा मैं। सो यहाँ पे हेडिंग डाल लो क्या, एडवांटेज। एडवांटेज ऑफ ग्राफ्टिंग। तो सबसे पहले एडवांटेज लिख लेना है इसका, वी कैन ग्रो अ प्लांट which which provide two or more colors of फ्लावर्स। क्लियर है ना? जिसमें दो या दो से अधिक कलर के फ्लावर भी मिल सकता है। अच्छा, एग्जाम्पल तो लिखे ही नहीं ना, इधर एग्जाम्पल लिख लो, सॉरी, कोई नहीं, हो जाता है। एग्जाम्पल में लिख लो तुम फ्लावरिंग प्लांट, सबसे पहले तो लिख लो। मैं इसे इरेज कर दूं क्या? क्लियर हो गया होगा ना ये सब चीज तो। सबसे पहले लिख लो फ्लावरिंग प्लांट्स, आगे लिख लो मैंगो, आगे लिख लो और क्या लिख लोगे? मैंगो लिख लिए ना, फ्लावरिंग प्लांट लिख लिए, और क्या लिख सकते हो? ऑरेंज लिख लो, लेमन लिख लो, एप्पल लिख लो, एटीसी लगा दो, ठीक है ना? ढेर सारे प्लांट्स में होते हैं बेसिकली, हमें उतना पढ़ना नहीं है ना, और किस तरीके से होगा सारे प्लांट्स में हमें वो सब भी नहीं पढ़ना है। सो सिंपल सा ये लिखे। आगे देखो, इस प्रोसेस से क्या हो रहा है ना, कि बहुत ही मतलब फास्ट एक तरह से रिप्रोडक्शन हो रही है। बेसिक तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ ना, एडवांटेज फ्लावरिंग प्लांट में ये हो गया। और अगर किसी दूसरे प्लांट में बोलो ना, सो दूसरे प्लांट के लिए लिख सकते हो कि वी कैन ग्रो ए प्लांट विथ न्यू and better
कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, नए और बेटर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए भी हम मतलब यहाँ से प्लांट ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है ना। सो बस बेसिकली यही सब एडवांटेज हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे हमने ग्राफ्टिंग का एडवांटेज देख लिया बेसिकली। अब हम लोग देखो ग्राफ्टिंग भी समझ गए, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग तीनों ही समझ गए। तीनों किसका मेथड था? तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का था। तो अब हम ओवरऑल देखेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन से क्या फायदा हुआ हमें, ठीक है ना। और इसके बाद फिर चलेंगे माइक्रो प्रोपगेशन पे। तो जल्दी से इसे नोट कर लो, मैं इरेज कर रहा हूँ इसे फिर। तो इरेज कर रहा हूँ इसे। इसके बाद लिख लेना पूरा पूरी मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एडवांटेज क्या है। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ, एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का सबसे बड़ा और सबसे मेन एडवांटेज ये होता है कि अगर मान लो कोई प्लांट है तुम्हारे पास जो सीड प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है, या फिर अगर सीड प्रोड्यूस भी कर रहा है तो बहुत कम प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। सो उसे तुम इस मेथड से ग्रो कर सकते हो ना, ठीक है। सो यहाँ पे लिखना, ऐसे करके लिख लो, यूजफुल in those plants that do not produce seeds or produce very less seeds, very less number of seeds। यानी या तो वो सीड प्रोड्यूस करता ही नहीं है, या फिर अगर करता भी है तो बहुत कम नंबर में करता है। तो वहां पे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन का यूज कर सकते हैं, और वहां पे भी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। इट इज यूजफुल इन दोज प्लांट्स दैट डू नॉट प्रोड्यूस सीड, इट इज यूजफुल इन मल्टीप्लिकेशन लिख लो, है ना, यहाँ पे ऐड कर लेना। वैसे भी बेसिकली हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ दोज प्लांट्स दैट डू नॉट प्रोड्यूस सीड और प्रोड्यूस वेरी लेस नंबर ऑफ सीड। क्लियर है ना, इतना समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसी में, इट इज रैपिड, easier and cheaper method of multiplication in plants। देखो इस पॉइंट को समझना ज्यादा जरूरी है ना। किस पॉइंट को, कि ये रैपिड कैसे है। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे थोड़ा सा समझने का कोशिश करो। देखो जैसे कि मान लो एक प्लांट है, वो बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, अब एक समय पे मैच्योर होगा, उसमें फ्रूट्स लगेंगे, सीड्स लगेंगे, है ना। सो टाइम लग रहा है ना। और जब सीड लगेंगे तो फिर सीड को तुम ग्रो करोगे तो वो जर्मिनेट करेगा, कितना छोटा सा प्लांट आएगा, फिर वो बड़ा होता जाएगा, फिर बड़ा होने के बाद वो मैच्योर होगा, तब जाके उसमें फ्रूट लगेगा। तो इतना वेट करना पड़ा ना तुम्हें, ठीक है। यहाँ पे देखो नॉर्मल समझना, यहाँ पे क्या है, हमने वेजिटेटिव पार्ट से ही निकाल लिया। यहाँ पे तो सीड वगैरह का प्रोसेस वगैरह हुआ ही नहीं, यहाँ पे तो डायरेक्ट ही प्लांट बन जाएंगे तुम्हें। सो उतना ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है ना, रैपिड भी है, इजियर तो है ही, बिल्कुल आसान है, चीपर भी है। कहाँ पैसे तो लग ही नहीं रहे हैं, आराम से तो हो रहा है। क्लियर है ना, सिंपल सा समझ गए। अब देखो यहाँ पे ना जो मतलब चांसेस होते हैं ना सर्वाइवल के, वो भी ज्यादा होता है। द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ सच प्लांट्स विच आर ग्रोन फ्रॉम वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर मोर। क्योंकि देखो नॉर्मल वे में क्या होता है कि जितने भी तुम सीड लगाओ तो उसमें जो होते हैं कि मतलब मोस्टली सीड ग्रो नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर मान लो बहुत सारे ग्रो कर भी रहे हैं तो उसमें बहुत सारे खराब हो जाते हैं। बहुत सारे सीड तो मतलब बर्ड्स वगैरह ही लेके चले जाते हैं, या फिर खराब हो जाते हैं सीड्स। क्लियर है ना। या फिर कुछ प्लांट्स ग्रो करते हैं ना, बेबी प्लांट्स छोटे छोटे, तो वो भी डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं उनके प्रीडेटर्स के द्वारा, या बहुत सारे दूसरे दूसरे ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। लेकिन ये तो डायरेक्टली बड़ा ही प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर है ना। सो यहाँ पे उतना ज्यादा प्रॉब्लम का चांस यहाँ पे नहीं है। ओके, तो इस पॉइंट को लिख लेना है ऐसे करके,
the survival of plants grown by vegetative propagation is more than that of grown by सीड्स। एक सीड से ग्रो हो रहा है, एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन से हो रहा है, तो सर्वाइवल का चांस किसका ज्यादा है? जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से हुआ है। क्योंकि समझ गए ना? फिर से चलो मैं बता देता हूँ कि मैंने ढेर सारे सीड्स ऐसे लगाए हैं, ठीक है? तो ढेर सारे सीड्स लगाए तो इसमें बहुत सारे सीड्स तो बर्ड्स वगैरह लेके चले जाएंगे, नीचे कुछ ऑर्गेनिज्म खराब कर देगा, इसमें से बेबी प्लांट्स निकले बहुत सारे, तो बेबी प्लांट को भी तो अभी प्रोटेक्शन का जरूरत है ना। ये तो समझ रहे हो ना? इसमें तो डायरेक्ट ही हो रहा है, तो इसमें सर्वाइवल का चांस क्या हो जाएगा? वेजिटेटिव प्रोपगेशन के केस में ज्यादा हो जाएगा ना। ठीक है, यहाँ पे देखो, हाँ इसका एक और एडवांटेज है, नए नए वेराइटीज प्रोड्यूस कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो इसे लिख लेना, न्यू प्लांट्स कैन बी ग्रोन हैविंग बेटर क्वालिटीज, ठीक है ना। नए नए प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं जिसमें कि नए नए मतलब कि बेटर टाइप ऑफ क्वालिटीज हो। ओके, एक और पॉइंट इसे में लिख लेना, इट गिव्स जेनेटिकली यूनिफॉर्म पॉपुलेशन। क्लियर है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन से अगर तुम ढेर सारे प्लांट ग्रो कर रहे हो तो उसका भी जो कैरेक्टर होगा ना वो सेम टू सेम इसके जैसा होगा। लेकिन समझो, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना सीड से, उसमें ना कैरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं। क्यों होते हैं चेंज? वो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा ना तो समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी बस मान लो, एक्चुअली वहां क्या होता है ना कि जैसे मान लो एक प्लांट है, उसमें पॉलन ग्रेन्स है ना, एंथर स्टिग्मा, समझते हो ना ये सब। सो उस पॉलन मतलब वो जो पॉलन, सॉरी, उसके जो एग्स हैं, ऑव्यूल्स हैं, उसे वही पॉलन ग्रेन फर्टिलाइज करे, जरूरी है क्या? वहाँ क्रॉस पॉलिनेशन भी तो हो सकता है ना। कोई बगल वाला पॉलन ग्रेन आके, यानी किसी दूसरे प्लांट का, मतलब उसी स्पेसिस का दूसरे प्लांट का आके उसे फर्टिलाइज कर ले। अब फॉर एग्जांपल मान लो एक मान लो अमरूद का पेड़ है, ऐसा समझो। उसमें बहुत ही मीठे मीठे फ्रूट्स लगते हैं, ठीक है ना। उसमें जो अमरूद लगता है ना, इतना स्वादिष्ट है कि मतलब खाने में मजा आ जाता है। तो तुम क्या चाहोगे? वैसे वैसे ढेर सारे वेराइटीज ग्रो करना चाहोगे कि एक मेरे घर पे भी रहे, एक नानी घर पे भी लग जाए, एक इधर भी लग जाए, मौसी घर पे इधर उधर, है ना। सो वहां पे अगर तुम नॉर्मली करते हो, मतलब ये क्या बोल रहे हैं, सीड से, सो उसके अगर सीड्स तुम देखो, सो उसमें सीड्स बनते कैसे हैं वो तो बताऊंगा ना मैं आगे, वो तो अगले पोर्शन में है। लेकिन सीड्स इतना तो पता होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया वहां पे, तो वहां पे तुम बात को समझो, किसी दूसरे प्लांट के पोलन ग्रेन ने आके मान लो फर्टिलाइज किया होगा। अब जब दूसरे प्लांट के पोलन ग्रेन ने फर्टिलाइज किया होगा तो वहां पे कैरेक्टर्स तो चेंज होंगे ना थोड़े बहुत। अब वो वाला प्लांट जो बनेगा ना नया उस सीड से, जरूरी नहीं है कि वो उतना ही मीठा लगे। सो जल्दी से इसे नोट कर लो, ठीक है ना। मैं देखता हूँ अगर टाइम बचता है तो मैं माइक्रो प्रोपगेशन भी समझाता हूँ। तो देखोगे यहाँ पे टिश्यू कल्चर देखते हैं ना, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है, क्लियर है ना, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम भी थोड़ा कम बच रखा है। वैसे बेसिकली जो समझाना है मैं इसी में समझा दूंगा आपको, ठीक है ना। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। सो देखो, टिश्यू कल्चर में होता क्या है समझोगे। इट इज ए मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टिश्यू। देखो, हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक स्मॉल अमाउंट ऑफ टिश्यू होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसे हमारे पास एक अमाउंट ऑफ, छोटा सा अमाउंट ऑफ टिश्यू हुआ, क्लियर है ना, बस सिंपल आ रहा समझ में। इसमें ग्रुप ऑफ सेल है बेसिकली, ठीक है, विच इज टेकन फ्रॉम द टिप पार्ट ऑफ प्लांट। कहाँ से ले रहे हैं? तो टिप पार्ट ऑफ प्लांट से। टिप मतलब समझते हो ना, टिप पार्ट से क्यों ले रहे हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं पे बन रहा है भाई। तो टिप पार्ट से इसलिए ले रहे हैं ना बाबू, क्योंकि टिप पार्ट में खास करके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ही तो डिफरेंशिएशन का पावर होता है ना, डिवीजन का पावर होता है ना। समझ रहे हो ना, वही तो बना पाएगा उसके दूसरे दूसरे पार्ट्स को। अगर हम सिंपली परमानेंट टिश्यू को ही ले लें तो वो क्या बनाएगा फिर? समझ रहे हो ना। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वाले बेसिकली लेने हैं, या फिर कोई भी सुटेबल पार्ट जहां पे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का प्रेजेंस हो, इसे ध्यान में देना है हमें, ठीक है ना। आगे देखो,
इन दिस प्रोसेस द टिश्यू इज टेकन इन ए कल्चर मीडिया, एक कल्चर मीडिया में रखते हैं, विच इज केप्ट इन ए सुटेबल कंडीशन, उसे वहां पे जो भी कंडीशन चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं हम। एंड वेयर इट ग्रोज एज, ये समझोगे, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल नोन एज कैलस। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये कैलस जो है ना तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, तो इसे मैं देखो अलग से अंडरलाइन कर रहा हूँ। अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल जो कि ग्रो करते हैं तुम्हारे टिश्यू कल्चर के टाइम, उसे हम क्या बोलते हैं, तो कैलस बोलते हैं। क्लियर है, इतना समझ में आया? आगे देखना। अब इस कैलस को क्या करेंगे, दिस कैलस कैन बी यूज टू ग्रो प्लांटलेट्स। प्लांटलेट्स बेसिकली बेबी प्लांट समझ लो, ठीक है, बाई टेकिंग देम इनटू अनदर कल्चर मीडिया विच फाइनली कैन बी ग्रोन एज ए न्यू प्लांट। और इसमें ना हमें प्लांट हार्मोन का भी इंड्यूसमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि याद करो जब तुमने प्लांट हार्मोन पढ़ा था, फाइटो हार्मोन्स पढ़े थे, तो फाइटो हार्मोन्स में क्या आया था, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन्स, तो खास करके साइटोकाइनिन तुम्हारे टिश्यू कल्चर में यूज हो रहे थे क्योंकि सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा था वो, तभी तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे ना। कैलस मैंने वहां पे भी बताया था थोड़ा सा, सो बेसिकली यहाँ पे आप समझ गए होगे और भी अच्छे से, ठीक है ना। तो इतना ही है बेसिकली यहाँ पे हमारा टिश्यू कल्चर, जिसे माइक्रो प्रोपगेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मतलब स्मॉल लेवल पे हो रहा है, समझ रहे हो, बस छोटा सा टिश्यू भी हमें चाहिए ना, तो वहां पे ग्रो करवा देंगे हम नए नए प्लांट्स, और वो भी ढेर सारे, ठीक है। पहले समझ लो, बाद में लिख लेना, मैं साइड हो जाऊंगा। आगे देखो, द नेक्स्ट पॉइंट इज एडवांटेज, देख लेते हैं, यहीं से मेन क्वेश्चन बनता है तुम्हारा, एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर, सीधा सीधा पूछ लेता है बोर्ड में। तो सबसे पहला देख लो एडवांटेज क्या है हमारा, सबसे पहला एडवांटेज क्या है, एक मिनट, सबसे पहला एडवांटेज है कि ये रैपिड मल्टीप्लीकेशन शो करता है। रैपिड मल्टीप्लीकेशन मतलब समझ रहे हो कि बहुत ही फास्ट मल्टीप्लीकेशन। देखो हमने एक छोटा सा टिश्यू लिया था और उससे देखो ढेर सारे प्लांटलेट्स हमने ग्रो करवा लिए थे, है ना, ए नंबर ऑफ प्लांटलेट्स ग्रो करवा लिए थे, तो रैपिड और बहुत ही फास्टली बेसिकली, ठीक है। सो यहाँ पे ये क्या हो गया, रैपिड मल्टीप्लीकेशन हो गया। डिजीज फ्री प्लांट्स कैन बी ऑब्टेन, इसे समझो, देखो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू चूज किया है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मोस्टली डिजीज फ्री होते हैं भाई, ठीक है ना। वो जब बड़ा हो जाता है, परमानेंट हो जाता है, फिर उसे ना नए नए तरह के डिजीज उसमें अटैक करते हैं। क्लियर है ना। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर मोस्टली डिजीज फ्री। सो जब डिजीज फ्री टिश्यू ले रहे हैं और उसी का हम डिफरेंशिएशन करवा रहे हैं, आगे उसी को ग्रोथ करवा रहे हैं, सो प्लांट भी हमारा क्या होगा, डिजीज फ्री ही बनेगा। क्लियर है ना। आगे देखो, न्यू प्लांट्स कैन बी ग्रोन इवन फ्रॉम स्टेराइल प्लांट, बिल्कुल हमने बस टिश्यू लिया है, क्लियर है ना, हमें यहाँ एंथर, स्टिग्मा, पोलन ग्रेन्स, ओव्यूल, इन सब चीजों से मतलब ही नहीं है। क्लियर है ना, बस सिंपल सा टिश्यू लेना है और उसी को ग्रो करवा देना है। तो इसीलिए यहाँ पे स्टेराइल, स्टेराइल समझते हो ना, जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सके, सो वैसे प्लांट में भी हम रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखो, रिक्वायर्स वेरी लिटिल स्पेस, ये कर कहाँ रहे थे हम, टेस्ट ट्यूब में, क्लियर है ना, कल्चर मीडिया में, टेस्ट ट्यूब में कर रहे थे। सो यहाँ पे स्पेस बहुत कम, यानी मैं इस रूम में भी कर सकता हूँ, जहां मैं तुम्हें क्लास ले रहा हूँ, जहां मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस रूम में भी मैं ये टिश्यू कल्चर कर सकता हूँ बढ़िया आराम से। आगे, कैन बी कैरी आउट थ्रू आउट द ईयर, और ये जब मन करेगा तब कर सकते हैं, इसके लिए कोई सीजन विजन होता नहीं है। अब क्या करो, इसे जल्दी से नोट कर लो, इसमें अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप जरूर कमेंट कर देना, ठीक है ना। ये मैंने थोड़ा फास्टली पढ़ा दिया, कोई नहीं, ज्यादा यहाँ पे जरूरत भी नहीं है, आप बस इसे याद कर लेना और इधर कैलस याद रखना, ठीक है ना, बस इतना सही था। मैं साइड हो रहा हूँ, इसे जल्दी से नोट कर लो आप। तो इतना समझ गए होगे आप, तो हमें बस मतलब कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इतना ही पढ़ना था, क्लियर है ना। यानी आज हमारा खत्म हो गया रिप्रोडक्शन का तीसरा पार्ट है, सॉरी दूसरा पार्ट है ना, तीसरा पार्ट शुरू करेंगे नेक्स्ट डे, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट का। ओके, अब देखो कुछ बातें थी, वो बात समझ लो बस। देखो कुछ बच्चे होते हैं ना जो नोट्स डिमांड करते हैं, टेंथ के तो वैसे बच्चे बहुत ही कम करते हैं, नाइन्थ वाले बच्चे करते हैं बेसिकली। सो वैसे नाइन्थ के तो बच्चे देख नहीं रहे होंगे तो बोलने से कोई फायदा है नहीं, लेकिन कोई नहीं, टेंथ के भी बच्चे हैं बहुत सारे जो नोट्स डिमांड करते हैं। सो जो भी हो, चाहे वो नाइन्थ के हो, टेंथ के हो, 11th 12th कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है, नोट्स खुद से बनाया करो, तभी तुम्हें फायदा होगा। जब अपने नोट्स को पढ़ोगे ना, तभी तुम्हें समझ में आएगा वहां पे, क्लियर है ना। और नोट्स में कोशिश करो ना कि शॉर्ट में चीजों को लिखा करो, ठीक है, ताकि तुम्हें और भी क्लियर हो, या फिर जब पढ़ रहे हो उस समय तो लॉन्ग करो, क्लियर है ना। उससे साइड से एक अपने हिसाब से एक पेज में देखो कि 1 से 2 पेज में तुम पूरा चैप्टर को सिमट के लिख सकते हो या नहीं, क्लियर है ना। तो वो करोगे ना तुम्हें, तो धीरे धीरे आइडिया मिलेगा कि नोट्स बनते कैसे, और वो नोट्स तुम्हारा होगा ना जो,
वो सिर्फ तुम्हारे लिए होगा और तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जब रिवीजन करने के लिए बैठोगे ना, उस नोट्स को निकाल लोगे ना, सो तुम बस 15 से 20 मिनट में, 30 मिनट में पूरा चैप्टर ही रिवाइज कर डालोगे। दूसरे की तरह नहीं कि अगर रीडिंग भी डालना शुरू कर दो तो 2 घंटे लग जाते हैं, ठीक है? सो वैसे नोट्स नहीं बनाने चाहिए। और नोट्स बेसिकली अगर तुम डिमांड कर भी रहे हो मुझसे कोई, तो ठीक है, मैं अवेलेबल करवा दूंगा नोट्स। बेसिकली देखो, मेरा तो नोट्स यही है ना? आप चाहो तो यहाँ से लिखते रहो, लेकिन कोई नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही सही तरीके से नोट्स बनाते हैं। सो एक्चुअली मैंने मैसेज भी छोड़ दिया है टेलीग्राम पे, है ना? आप लोग टेलीग्राम पे हो गए ही, देखे ही होंगे मैसेज। तो वहाँ पे आपने अगर नोट्स बनाया सही तरीके से तो मुझे व्हाट्सअप कर दो। अगर मुझे वो नोट्स बिल्कुल साफ सुथरा लगता है, सो जिस भी बच्चे का नोट्स बिल्कुल साफ सुथरा होगा उसे मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, ठीक है ना? वहाँ पे थोड़ी ना मुझे पैसे लग जाएंगे। मैं तो बस नोट्स इसलिए नहीं प्रोवाइड करता हूँ ताकि आप खुद से नोट्स बनाओ, खुद से पढ़ो। अदरवाइज मुझे क्या पैसे लगेंगे उसे करने में? बिल्कुल नहीं, है ना? मैं इतने बड़े-बड़े वीडियो डाल रहा हूँ जहाँ की बेसिकली पैसे लग रहे हैं एक्चुअली में, है ना? वाईफाई का खर्चा है, ये खर्चा है, वो खर्चा है, कोई नहीं चलेगा। लेकिन वहाँ पे तो पैसे भी नहीं लगेंगे वो 6-7 एमबी का पोस्ट करने में, ठीक है ना? सो कोई नहीं, आप बस मुझे सेंड कर देना, जो भी सही लगेगा मैं उसे पोस्ट कर दूँगा टेलीग्राम पे, और वहाँ से जो भी बच्चे होंगे ना, वो कुछ ना कुछ तो बेनिफिटेड हो ही सकेंगे वहाँ से भी, ठीक है? जो एट लास्ट मोमेंट अगर रिवीजन करना चाहें या कुछ भी। तो बस इतनी ही बातें करनी थी। चलो फिर ठीक है, बाद में मिलेंगे हम लोग, मतलब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट लेकर, क्लियर है ना? और फिर वो हमारा तीसरा पार्ट हो जाएगा। चलो फिर ठीक है, बाय, टेक केयर।